हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं हमारे 10th फिजिक्स का चैप्टर, जो कि हम स्टडी कर रहे थे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी लाइट के बारे में कि लाइट क्या होता है, लाइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, सारी बातों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया था और आज के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, प्रीवियस लेक्चर को देखने के बाद आपको इतना आइडिया तो आ ही गया होगा कि लाइट क्या है, और अगर ना आया हो तो डिफिनीशन क्या था। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन इन आवर आईज। यानी लाइट एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म है जो हमारे आंखों के अंदर विजन का यानी देखने का सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। यानी जब हमारी आंखों के अंदर किसी ऑब्जेक्ट से लाइट चलकर इंसिडेंट होता है, हमारी आंखों के अंदर आता है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है। सिंपल सी बात थी, ये बात हमने समझी। फिर हमने लाइट के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करता है, लाइट में डुअल नेचर होता है, लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, लाइट जब प्रोपेगेट करता है तो वह वेव की तरह बिहेव करता है, लाइट जब किसी से टकराता है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। कितनी ये बातें हमने लाइट का स्पीड वैक्यूम में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि दुनिया का सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। अलग अलग लाइट प्रोपेगेट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। अलग अलग वेवलेंथ वाले की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट वेव का कलर अलग अलग होता है। ये बातें हमने की थी और आखिरी में हमने बात की थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार लाइट के पास एनर्जी पैकेट्स होते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं। और आपको यह भी पता चला था कि जिस कलर की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी उसका फोटोन उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा। मींस वायलेट का फोटोन सबसे अधिक एनर्जेटिक होगा, रेड का फोटोन सबसे कम एनर्जेटिक होगा। और रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक था और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम था, और रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम थी और वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक थी। ये बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। आज हम आगे बात करना शुरू करेंगे। सिंपल बातें होंगी। आज के लेक्चर का मेन मुद्दा हमारा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज में हम लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं, इन सब बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके, ठीक है बुआ। तो लाइट क्या है ये समझने के बाद हमारे मन में पहला क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है। पहले प्रोडक्शन फिर प्रोपगेशन। लाइट प्रोड्यूस कैसे होता है? तो देखो बुआ, दुनिया में दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जिनमें से अपना लाइट निकलता है, जिनके पास खुद का लाइट होता है। समझ गए? जैसे सन, उससे खुद का लाइट निकल रहा है ना, तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। बल्ब, बिजली का बल्ब, जब स्विच दबाते हो तो बल्ब में से लाइट निकलता है ना, तो वो क्या हुआ? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। आपके कैमरे का फ्लैश लाइट, जब आप बटन दबाते हो, जब आप टच करते हो तो फ्लैश लाइट खुद से जलता है ना, उसका खुद का लाइट है ना, तो वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। यानी वैसे ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद का लाइट होता है उसे हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और जिनके पास खुद का लाइट नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपका ये पेन है या आपका शर्ट है या आपका बॉडी ही मान लीजिए, वो क्या है? नॉन ल्यूमिनियस है। उसमें खुद का लाइट नहीं है ना, उनमें खुद का लाइट नहीं है। तो आप याद रखेंगे दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनमें खुद का लाइट होता है, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट जिनमें खुद का लाइट नहीं होता है। एग्जांपल याद रख सकते हो नॉन ल्यूमिनियस का। आप क्या याद रख सकते हो? बेंच, डेस्क, कॉपी, किताब, कलम। मून भी नॉन ल्यूमिनियस है। मून से हमें लगता है रात को कि मून से लाइट आ रहा है, लेकिन आप ये बात जानते होंगे कि मून से जो लाइट आ रहा है वो एक्चुअली में सन का लाइट है। सन के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है तो मून में हमें लाइट लगता है, वो मून का लाइट नहीं है। समझ गए ना? जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उनमें अपना लाइट नहीं है। हाँ, जितने भी स्टार्स हैं, हमारा सन भी तो एक स्टार ही है, तो जितने भी स्टार्स हैं उन सभी में खुद का लाइट है, वो अपना लाइट खुद से प्रोड्यूस करते हैं। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो लाइट कहां से प्रोड्यूस होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से।
कहां से प्रोड्यूस होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से। जितने भी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हैं वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां से लाइट रेज निकल रही हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहां से लाइट हमारी आंखों में आनी चाहिए, तभी हमें वो दिखाई देगा। एक बात बताओ, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स जो है उनके पास तो खुद का लाइट है, तो उनको देखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां से लाइट आएगा हमें वो दिख जाएगा। जैसे बिजली का बल्ब हम जलाएंगे हमें बल्ब दिख जाएगा, बल्ब को किसी दूसरे की लाइट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन रूम में रखा दूसरा सामान, उसके पास तो खुद का लाइट नहीं है। मान लो कि तो रूम में गया बिस्कुट का डब्बा ढूंढने, बिस्कुट रख के रखा था तुमने, तो रूम में अंधेरा था, तुमने क्या किया, जाके बल्ब जलाया। बल्ब जलाया तो क्या हुआ? बल्ब वो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट था जिसने लाइट को प्रोड्यूस किया, पूरे रूम में लाइट फैल गया। और वो बिस्कुट का डब्बा जो वहां रखा हुआ था, वो लाइट, बल्ब का लाइट उस बिस्कुट के डब्बे पे गिरा, बिस्कुट के डब्बे ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, लाइट को तुम्हारी आंखों की तरफ घुमाया और उस बिस्कुट के डब्बा से लाइट चलकर तुम्हारी आंखों में आया, तुम्हें लगा रहे बिस्कुट के डब्बा दिख गया आपको। तो दिखने के लिए लाइट आना जरूरी है, यानी जो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं वो खुद के ही लाइट से दिखते हैं, लेकिन जो नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखने के लिए हमें एक किसी दूसरे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के लाइट की जरूरत होती है। यानी दूसरे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट आता है, उस नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट पे टकराता है और जब हमारी आंखों की तरफ उसको मोड़ता है हमें वो दिख जाता है। सिंपल सी बात है। तो ये लाइन याद रखने की है कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट खुद के लाइट से दिखते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हमें तभी दिखते हैं जब वो किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के लाइट को हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे इस दुनिया में, इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें नॉन ल्यूमिनियस है। यही रीजन है कि जब रात को अंधेरा होता है, सूरज डूब जाता है, बिजली कट जाती है, हमें कुछ नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें आपके अगल बगल सराउंडिंग में है, मोस्ट ऑफ द चीजें क्या है? नॉन ल्यूमिनियस है। कुछ ही चीजें ल्यूमिनियस है, जैसे भगजोगनी, वो कीड़ा जो उड़ते रहता है उसके पिछवाड़े से लाइट निकलते रहता है, वो ल्यूमिनियस है, वो दिखेगा अंधेरे में भी। तो जो अंधेरे में भी दिख जाए वो ल्यूमिनियस, और जिसको देखने के लिए हमें एक एक्सटर्नल लाइट की जरूरत पड़े वो नॉन ल्यूमिनियस। आपके रूम में जितनी भी चीजें होती है, अंधेरा होता है, मम्मी कहती है जाके कुछ लेके आओ, आप क्या कहते हो? रोशनी ही नहीं है। आपको पढ़ना होता है, रात को कितना अच्छा बहाना मिलता है, आपको लाइट कर जाता है, आप किताब मोड़ के आराम से सो जाते हैं। मम्मी बोले बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? मम्मी दिख ही नहीं रहा है, अक्षर दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है अक्षर? क्योंकि अक्षर नॉन ल्यूमिनियस है। उसे देखने के लिए बल्ब की जरूरत होती है, क्योंकि बल्ब ल्यूमिनियस है, उससे लाइट आएगा, अक्षर से टकराएगा, आपकी आंखों में आएगा, आपको दिख जाएगा। आई होप आपको देखने का सारा कंसेप्ट समझ में आया। तो लाइट प्रोड्यूस कहां से होगा? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से। ये समझ में आ गया। अब लाइट प्रोपगेट कैसे करेगा? तो आपको कि सर पिछले क्लास में तो हमने बात कर ली थी कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में प्रोपगेट करेगा, की थी ना। लेकिन अब आपको मैं कहूंगा ना बउआ ना, तुम यहां पर वेव मत कंसीडर करो, तुम ये कंसीडर करो कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। वेव कंसीडर करके पढ़ोगे तो ऑप्टिक्स का एक नया ब्रांच हो जाएगा जिसे वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। ऑप्टिक्स मैंने बताया था, ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। दो तरह के ऑप्टिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर करके सारी बातें करते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट को वेव मान के कंसीडर करते हैं। तो वेव ऑप्टिक्स अभी आपको नहीं पढ़ना है, वो 12th का सिलेबस है। 12th में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया जाएगा सारी बातें। अभी आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, यानी अभी आप लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानोगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, लाइट तो वेव की तरह प्रोपगेट करता है, आप कह रहे हो लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान लो, तो गड़बड़ी हो गई ना सर। नहीं हुई गड़बड़ी बाबू, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अब आपको कि सर कैसे गड़बड़ी नहीं हुई? देखो लाइट जो है ना वो वेव है, बिल्कुल सही बात है, वो वेव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लाइट वेव की तरह प्रोपगेट करता है। लेकिन लाइट का वेवलेंथ बहुत कम होता है, बहुत कम। कितना? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। हमने बात कर दी ना पिछले क्लास में, कितना नैनोमीटर? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। कितना कम है? इतना कम वेवलेंथ होने की वजह से आप इसे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर कर सकते हो। याद करो जब आप क्लास 9th में साउंड पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको कहा गया था कि अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है उसे आप स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान सकते हो। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है। याद कीजिए, बैट पढ़ाया गया होगा, सोनार पढ़ाया गया आपको कि अल्ट्रासोनिक साउंड छोड़ते हैं सोनार में, बैट में, और उससे इमेज भी बनाया जाता है, याद है ना?
अल्ट्रासाउंड पढ़ाया गया होगा, इमेज बनाया जाता है बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का। तो इमेज कैसे बनता है? क्योंकि उसका इतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है कि उसे हम स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर कर सकते हैं, और उस मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, इमेज बना लेते हैं। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखो सीधी सी बात है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब लो वेवलेंथ, ऑब्वियस सी बात है। जिस वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होगी उसका वेवलेंथ बहुत कम होगा, और जिसका वेवलेंथ बहुत कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होगी। ये फिक्स है, ये वेव का फिक्स है। वेवलेंथ कम होगा फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी वेवलेंथ कम होगा। समझ गए बात? तो लाइट का वेवलेंथ इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इसे हम स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर कर सकते हैं। तो आपके से कोई अगर ये क्वेश्चन पूछे कि बउआ लाइट तो वेव की तरह प्रोपेगेट करता है, लेकिन तुम लाइट को स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मानते हो, क्यों? तो तुम आंसर दोगे क्योंकि लाइट का वेवलेंथ इतना कम है, इतना कम है कि हम उसे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर कर सकते हैं। हम एवरीडे लाइफ में जिस भी ऑब्जेक्ट से मिलते हैं, जिस ऑब्जेक्ट से हमारा इंटरेक्शन होता है, जिन भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं, उसकी तुलना में लाइट का वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है। आप खुद सोचो बुआ, यहां पर मैं कुछ बना रहा हूं, आप देखिएगा। यहां पे देखिए, एक वेव बनाया मैंने, यहां पे मैंने दूसरा वेव बनाया, यहां पे मैंने तीसरा वेव बनाया, यहां पे मैंने चौथा वेव बनाया, यहां पे मैंने पांचवा वेव बनाया। देखिए यहां क्या है, वेव का वेवलेंथ अधिक है। अरे एक क्रेस्ट और एक ट्रफ से ही वेवलेंथ बनता है, यहां वेवलेंथ अधिक है, कम है, और कम है, और कम है। यहां तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा। क्या हुआ, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ इतना पास आ गया कि एक पॉइंट जैसा बन गया ना। और पॉइंट के मिलने से क्या बनता है, एक लाइन बनता है। तो इसका वेवलेंथ इतना कम है कि हम इसे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ मान सकते हैं। ज्यादा कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप ये समझ लीजिए कि लाइट वेव की तरह प्रोपेगेट करता है, लेकिन हम उसे स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है। कोई क्वेश्चन पूछे ये बोल देना, बस हो गया, समझ जाएगा वो। ज्यादा डिटेल्स में जाए तो बोलना भी नहीं पता। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। तो लाइट प्रोपेगेट करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पर। अब देखो, लाइट जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर प्रोपेगेट करता है उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन विच लाइट प्रोपेगेट्स इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। लेट सपोज लाइट ऐसे जा रहा है स्ट्रेट लाइन पाथ पर, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर लाइट प्रोपेगेट करता है उसे हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताओ, लाइट अकेले तो नहीं जा रहा हो। अब मान लो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो वहां से एक ही रे निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, बहुत सारे रेज निकलेंगे। तो बहुत सारी रेज एक साथ प्रोपेगेट करती है। तो जो बंडल होता है रेज ऑफ लाइट का, द बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। यानी रेज ऑफ लाइट का जो बंडल हो जाएगा वो हो जाएगा बीम ऑफ लाइट। जैसे यहां पर मैं देखिए बना रहा हूं, आपके नोट में भी डायग्राम दिया गया है। यहां पर देखिए मैं बना रहा हूं, यहां पे बहुत सारी रेज एक साथ जा रही है ना, यहां बहुत सारी रेज। तो दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो बंडल ऑफ रेज ऑफ लाइट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। ओके, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। अगर रेज, पहले आपको समझना है बीम ऑफ लाइट क्या है। रेज ऑफ लाइट का जो बंडल है वो बीम ऑफ लाइट है। ओके ठीक है। अब देखो, अगर बंडल में बहुत सारी रेज हैं और सारी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कहलाएगा पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा बुआ? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ गए? अगर बंडल में बहुत सारी रेज हैं और सारी रेज एक पॉइंट की तरफ आ रही हैं, यानी एक दूसरे की ओर आ रही हैं, जैसे लग रहा है कि सभी जा करके एक पॉइंट पर मिलने का कोशिश कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे कन्वर्जेंट। क्या कहेंगे बुआ? कन्वर्जेंट बीम। क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम। यानी अगर बीम में बहुत सारे रेज हैं और सारे रेज एक पॉइंट की तरफ मिलने के लिए जा रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंट बीम। और अगर ऐसा लग रहा है कि सारी रेज एक पॉइंट से निकलकर फैल रही हैं, अगर ऐसा लग रहा है कि सारी रेज एक पॉइंट से निकल के चारों तरफ जा रही हैं तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम। क्या कहलाता है बुआ? डाइवर्जेंट बीम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
रेज ऑफ लाइट क्या है, समझ में आ गया। जिस स्ट्रेट लाइन पाथ पर लाइट प्रोपेगेट करता है वो रे ऑफ लाइट कहलाता है। और रे ऑफ लाइट का जो बंडल होता है उसे हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तीन तरह के बीम हो गए। अगर सारे एक बंडल में बहुत सारे रेज हैं और सारे रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं तो पैरेलल बीम। अगर सारे रेज ऑफ लाइट एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक पॉइंट पर मिलने के लिए आ रही हैं तो कन्वर्जेंट बीम। और अगर एक पॉइंट से बिछड़ती हुई लग रही हैं, दूर जाती हुई लग रही हैं तो डाइवर्जेंट बीम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने ये समझा तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा कि बीम ऑफ लाइट निकलेगा? बीम ऑफ लाइट निकलेगा। एक रे थोड़ी निकलेगा, बहुत सारे रेज एक साथ निकलेंगे। समझ गए बात? ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब तो हमने ये देख लिया कि लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, रे ऑफ लाइट क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, सारी बातें हमने समझ ली। और अब हम जानेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे सर रिफ्लेक्शन क्यों इसेंशियल है? देखो अभी तुरंत मैंने बात की कुछ देर पहले कि नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कब दिखाई देगा, जब वो किसी ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट रे को रिफ्लेक्ट करेगा आपकी आंखों की तरफ। तो हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट कैसे करता है, तो उसी को हम समझते हैं। सवाल उठता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? तो देखिए बड़ा सिंपल सा बात है, डिफिनीशन बोलता हूं मैं पहले। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस in the same medium is called reflection of light। कहने का मतलब यह है कि कोई सरफेस है बुआ, क्या है, कोई सरफेस है, एक सरफेस है, एक सरफेस है, मान लीजिए ये एक सरफेस है। एक लाइट रे ऐसे आता है, इससे टकराता है और टकरा करके वापस लौट जाता है। टकरा के क्या होता है, वापस लौट जाता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट रे आती है, किसी सरफेस से टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आप एक गेंद लेते हो, दीवार में मारते हो, दीवार से टकरा के गेंद वापस आ जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। ठीक उसी तरह अगर कोई लाइट रे आएगा, किसी सरफेस से टकराएगा और टकरा के वापस लौट जाएगा, मान लो इधर से हम फेंके, टकरा के इधर ही लौट गया, बाउंस बैक हो गया, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो लाइट अगर टकरा के वापस लौटा उसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे कुछ डिफिनीशंस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला डिफिनीशन है कि जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस लौटता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहते हैं बुआ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन हो रहा है तो किसी सरफेस से टकरा हो रहा है, डिफिनीशन ही है कि किसी सरफेस से टकरा के वापस लौटना रिफ्लेक्शन है। तो जिस सरफेस से टकरा के लौटा वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो लाइट, अब देखो यहां दो लाइट रे हैं, एक लाइट रे आ रही है जो टकरा रही है और एक लाइट ऐसी है जो टकराने के बाद लौट रही है। तो जो लाइट रे आकर टकरा रही है उसे हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे बुआ, इंसिडेंट रे। डिफिनीशन सारे नोट में लिखे हुए हैं, चिंता मत कीजिए। इंसिडेंट रे, द लाइट रे which strike the surface या which is falling on the surface is called incident ray। जो सरफेस पर टकरा रहा है आकर के वो कहलाता है इंसिडेंट रे। समझ में आ गया। जिस पॉइंट पर, एक बात बताओ, ये लाइट आया, टकराया, तो कहां टकराया, इस पॉइंट पर टकराया ना, वो पॉइंट पर ना, ये ओ कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा बुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वह पॉइंट जिस पर इंसिडेंट रे आकर टकराता है। अगर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये आके टकराया तो ये जिस पॉइंट पर टकराया वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस समझ में आ गया, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे टकराता है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और टकराने के बाद जो लाइट रे वापस लौट जाता है वो कहलाता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ गया होगा। तो
तो आपको 4 डिफिनेशन अभी मैंने तुरंत तुरंत बताई। जिस सरफेस से टकरा के लौट रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट रे आकर टकरा रहा है इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पर टकरा रहा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, टकराने के बाद जो लाइट रे वापस जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर खींचे, क्या खींचे? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर कहां खींचा गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया। किस पर खींचा गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर खींचा गया। एक बात बताओ, जब भी आप एक परपेंडिकुलर खींचते हो तो एक लाइन पर होता है या एक प्लेन पर होता है? ऑब्वियस सी बात है, किसी सरफेस पर होगा या किसी लाइन पर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो किस पर परपेंडिकुलर है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर खींचा गया परपेंडिकुलर नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल कोई रे नहीं है, ये बात बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि नॉर्मल भी एक रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। नो, नॉर्मल रे कोई रे नहीं है बुआ, नॉर्मल रे कोई रे नहीं है। नॉर्मल एक परपेंडिकुलर है, सिंपल सा एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर है जो कि ड्रॉ किया गया है किस पॉइंट पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर। किस सरफेस पर? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। समझ गए? नॉर्मल कोई रे नहीं है, इस बात को एकदम याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिएगा। नॉर्मल कोई रे नहीं है। बच्चा जोश जोश में बोल देगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे। नो, नॉर्मल इज नॉट अ रे। आई होप समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया नॉर्मल कहलाता है नॉर्मल, परपेंडिकुलर कहलाता है नॉर्मल। अब देखो, इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, ये जो एंगल आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड आई। दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस आई इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी इनसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल। ये याद रखना, यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोच लेते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। आया समझ में? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। नॉर्मल के साथ एंगल लेना है, हमेशा याद रखो। एंगल किसके साथ लेना है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। इस नॉर्मल के साथ ही एंगल लेना है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ नहीं। ओके, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बनने वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल इज कॉल्ड एंगल आर। दिस एंगल आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप आपको सारे डिफिनेशन समझ में आए हों। समझ गए मैंने क्या क्या कहा? जिस सरफेस से लाइट टकरा के लौटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट आके टकराया इंसिडेंट रे, टकराने के बाद जो लौटा रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर टकराया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे खींचा गया परपेंडिकुलर नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप मैंने ये डायग्राम आप चाहो तो ये बना लीजिएगा नोट में। तो ये हो गया, समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सारा खेल। ये डायग्राम नोट में ऐसे दिया भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहोगे सर यहां भी तो एक एंगल बन सकता है, यहां पर देखिए तो, और यहां पर भी तो एंगल बन सकता है सर, तो यहां आप क्यों छोड़ दिए? तो मैं कहूंगा मैंने छोड़ा नहीं होगा, इसका भी नाम फिजिक्स ने दिया है। ये जो नाम है और ये जो नाम है, इसको भी नाम दिया है। दिस इज कॉल्ड थीटा। This is called theta, and this theta is called glancing angle. This theta is called glancing angle. This theta is called glancing angle. इस थीटा को हम क्या कहेंगे? ग्लैंसिंग एंगल। और अगर आप यहां से चाहो तो ग्लैंसिंग एंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हो। अब आपको कि सर क्या फॉर्मूला होगा? कई बार क्या होता है सवाल में आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं देता है, ग्लैंसिंग एंगल देता है। तो अगर आप ग्लैंसिंग एंगल दिया हो और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना हो तो 90 माइनस थीटा। देखो, अरे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इस पे परपेंडिकुलर, दिस एंगल इज 90 डिग्री ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो अगर आपको ग्लैंसिंग एंगल दिया और एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड आउट करना है तो 90 में से ग्लैंसिंग एंगल को घटा दीजिए। और अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया और ग्लैंसिंग एंगल निकालना है तब भी आप 90 में से एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटा दीजिए। इन दोनों का जो सम होगा, ये जो
एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये थीटा है, ये दोनों मिलके कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये तो हमें पता है, समझ गए। और उधर भी देखो तो अगर आप r प्लस थीटा करोगे तब भी वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो भी मिलके तो। अब आपको कि सर दोनों थीटा थीटा ही होगा क्या? बिल्कुल, हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, हम तुरंत समझेंगे कि I और R तो हमेशा बराबर ही होता है, ये दोनों बराबर ही होता है। तो अगर ये दोनों बराबर होगा तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो कई बार सवाल में क्या होता है, आपको कह देगा कि एक लाइट रे आता है और वो सरफेस पर 30 डिग्री का एंगल बना के इंसिडेंट होता है। सरफेस पर क्वेश्चन क्या देगा? सरफेस पर 30 डिग्री, तो बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि सरफेस पे 30 डिग्री का बनाया ना। ऐसे देगा, ये सरफेस है, लाइट रे ऐसे आके टकराया, ये 30 डिग्री है, बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो यहां बनेगा ना, दिस इज 60 डिग्री। आया समझ में? क्लियर है? तो कई बार सवालों में ग्लेंसिंग एंगल दिया रहता है और आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस से डील करना होता है। समझ गए बात? तो जो ही लिखा रहे कि ए रे मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ सरफेस, विथ सरफेस जो ही लिखा रहे तो आप समझ जाइएगा ये ग्लेंसिंग एंगल की बात हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात नहीं हो रही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब भी दिया रहेगा वो नॉर्मल के साथ दिया रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो दिस इज द केस। आपको सारे डिफिनेशन आई होप समझ में आ गए होंगे। तो ग्लेंसिंग एंगल का डिफिनेशन हो तो ग्लेंसिंग एंगल क्या हो गया? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड ग्लेंसिंग एंगल। समझ में आ गया होगा। एंड द सम ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लेंसिंग एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री और द सम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लेंसिंग एंगल इज 90 डिग्री। दीज आर द टू इक्वेशंस बाय व्हिच यू कैन डिटरमाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन ग्लेंसिंग एंगल इज गिवन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा डिफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लाइट, देखिए किसी भी सरफेस से, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब किसी सरफेस से लाइट टकराता है तो क्या सारा लाइट वापस लौट जाता है? देखिए वो डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है, डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। अगर ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बातें बोल रहा हूं, 2-3 बातें मैं यहां बोलने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी सरफेस पे लाइट टकराया और वो सरफेस बड़ा ही पॉलिश्ड है, बड़ा बढ़िया है, एकदम पॉलिश उलिश किया हुआ है, एकदम चिकना सा है, एकदम पूरा बढ़िया सा है, तो ज्यादातर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ज्यादातर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और अगर वो थोड़ा रफ है, डल है, डल समझते हो ना, थोड़ा सा वो उतना चमकीला नहीं, ब्राइट नहीं है, डल है, तो डल सरफेस जो होता है वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कम रिफ्लेक्ट करता है। और जो ब्राइट होता है, जो चमकीला होता है, वो एब्जॉर्ब कम करता है, रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। लेकिन ये दोनों काम एक साथ होता है। जब भी किसी सरफेस पर लाइट टकराता है तो उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब होता है और कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है। कितना भाग एब्जॉर्ब होगा और कितना भाग रिफ्लेक्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है। अगर वो सरफेस ब्राइट है तो मोस्ट ऑफ द लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा, बहुत कम ही एब्जॉर्ब होगा। और अगर वो डल है तो मोस्ट ऑफ द लाइट रे एब्जॉर्ब होगा, कम ही रिफ्लेक्ट होगा। समझ के? इसीलिए विंटर क्लॉथ के जो होते हैं, सजारा महीना के जो कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? डल कलर के होते हैं, मतलब कि डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक या डार्क ब्लू इस तरह का होता है ना। वो ब्राइट नहीं होता है क्योंकि उसे लाइट को एब्जॉर्ब करना होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना होता है। समझ गए? तो ये बात याद रखिएगा कि किसी भी सरफेस से जब लाइट टकराता है तो लाइट का दो फेट होता है, यानी कि दो भाग होता है। एक उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब और कुछ भाग रिफ्लेक्ट। कौन ज्यादा होगा, एब्जॉर्ब ज्यादा होगा कि रिफ्लेक्ट ज्यादा होगा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस ब्राइट है या डल। अगर सरफेस डल है तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और अगर ब्राइट है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों बातें, लेकिन होती दोनों हमेशा एक साथ। जैसे बहुत अच्छा क्वालिटी का भी मिरर ले लोगे आप, आपके दिमाग में रहेगा सर बहुत अच्छा क्वालिटी का मिरर खरीद कर, एकदम बढ़िया सा मिरर, तब भी कहा जाता है कितना भी बढ़िया क्वालिटी का मिरर लाओगे तो 90 to 95% ही रिफ्लेक्ट करता है, 5% फिर भी क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ 90% बहुत अधिक है, यानी 100 लाइट रेज गिरेंगी तो 10 से लेके 5 लाइट रे तक एब्जॉर्ब हो जाएंगी, या 90 या 95 रिफ्लेक्ट होंगी। यही होता है, यानी कि 5% 10% हर एक केस में एब्जॉर्ब होता ही होता है। जबकि हमें बेस्ट क्वालिटी के मिरर की बात करें, कितना भी बढ़िया क्वालिटी का मिरर लाओगे वो 100% रिफ्लेक्शन नहीं करेगा। सरफेस कुछ ना कुछ लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर ही लेता है। ये बात याद रखने की, समझ गए? क्योंकि यहीं से हम मिरर शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा कि जब भी किसी सरफेस पर लाइट टकराता है उसका कुछ भाग एब्जॉर्ब होता है, कुछ भाग रिफ्लेक्ट होता है। और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा या ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि सरफेस का नेचर कैसा है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक और चीजें, कलर का कंसेप्ट। हमें ये पता चला कि कोई भी चीज हमें तभी दिखता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन एक बात है कि दुनिया तुम्हें रंग बिरंगी लगती है। सेम वही सूरज की रोशनी सब पर गिर रही है। पौधे हरे भरे दिख रहे हैं, मेरा शर्ट ब्लू दिख रहा है, नहीं आपका शर्ट हो सकता है व्हाइट पहने हो तो व्हाइट दिख रहा है, किसी का ब्लैक दिख रहा है, किसी का ऑरेंज दिख रहा है, किसी का येलो दिख रहा है। कलरफुल क्यों? दुनिया रंग बिरंगी क्यों दिखती है जबकि सब पर तो उसी सूरज का लाइट गिर रहा है ना बुआ? तो फिर दुनिया रंग बिरंगी क्यों? कोई गोरा कोई काला क्यों? नहीं, कोई नीला पीला नहीं, नीला कोई नहीं है, भगवान कृष्ण है नीले। लेकिन मतलब समझ रहे हो ना, दुनिया रंग बिरंगी क्यों दिख रही है? इसका कंसेप्ट सिंपल सा है बुआ। एक बात बताओ, सन से जो रोशनी आ रही है वो किस कलर की रोशनी है? वो व्हाइट है। जो व्हाइट कलर होता है उसमें 7 के 7 कलर्स होते हैं। देखो 7 रंग हैं भाई, वायलेट, इंडिगो, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दीज आर द 7 कलर्स। 7 रंगों की दुनिया है और इन्हीं 7 रंगों से मिलकर करोड़ों रंग बने हुए हैं। अब आपको कहनी सब दुनिया में तो अनेक भी रंग है। अब पूछो ना, लोग कहेगा पिंक, डार्क पिंक, लाइट पिंक, रेड, डार्क रेड, लाइट रेड, पर्पल, मरून, क्या क्या होता है दुनिया जहान की चीजें। कलर थोड़ा अजीब सा होता है, मतलब कितने लोगों को पता चलता है, कितनों को नहीं पता चलता है। गर्ल्स को ज्यादा कलर पता चल जाता है बिकॉज उनके ब्रेन्स में जो है न्यूरॉन नंबर अधिक होता है, तो वो ज्यादा कलर डिटेक्ट कर सकती है एज कंपेरिजन टू बॉयज। वो अलग बात है भाई, लेकिन कलर तो होता है। तो सवाल उठता है कलर क्यों? देखो सिंपल सी बात है, मेन कंसेप्ट वही है कि कोई भी चीज हमें दिखता कब है? जब वहां से लाइट आता है। सिंपल, वहां से लाइट आता है हमें दिख जाता है। देखो अब अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर व्हाइट लाइट फॉल कर रहा है। एक बात बताओ, व्हाइट लाइट में तो सारे रंग हैं। व्हाइट लाइट में सारे रंग है, याद रखिएगा, व्हाइट लाइट में सारे रंग है, फ्रॉम रेड टू वायलेट, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन व्हाइट लाइट। सफेद रंग में, व्हाइट कलर में सारे कलर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तभी तो हमें सन का रोशनी उजला दिखता है। तो सारे कलर्स उसमें मौजूद हैं। अब मान लो मेरा शर्ट ये ब्लू है, तो ये क्या करता होगा? जो 7 रंग इस पे फॉल कर रहा है, 7 कलर्स, उसमें से ये 6 को एब्जॉर्ब कर लेता होगा, 6 रंगों को एब्जॉर्ब करता होगा, और यहां से सिर्फ वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करता होगा। तो यहां से जो ब्लू रिफ्लेक्ट होता होगा वो आपकी आंखों में जाता होगा, तो आपको ये ब्लू लगता होगा। समझ रहे हो ना बात? कलर का कंसेप्ट ही यही है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसी रंग का दिखता है जिस रंग के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका शर्ट रेड है, अगर कोई चीज रेड है, मतलब वो रेड को सिर्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी अगर लाल गुलाब है तो वो लाल इसलिए लग रहा है क्योंकि वो 7 कलर्स में से सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले रहा है। समझ में आया? अगर कोई ग्रीन दिख रहा है, अगर पेड़ के पत्ते हरे दिख रहे हैं, इट मींस वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। आया समझ में? कोई भी चीज उसी रंग का दिखता है, उसी रंग का दिखता है जिस रंग के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। समझ गए बात? तो कोई अगर ब्लू दिख रहा है वो ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ग्रीन दिख रहा है ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। समझ गए? जब आप लाल चश्मा पहन लेते हो तो दुनिया लाल लाल लगती है। क्यों? क्योंकि जो आपका वो लाल चश्मा है ना, वो सिर्फ लाल को पास होने देता है, सिर्फ लाल को पास होने देता है। तो आपको लगता है कि सब जगह से लाल ही आ रहा है, बाकी सबको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी वो सबको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बाकी जो 7 रंगों में से 6 रंग थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए, बस निकला कौन? रेड। तो आपकी आंखों तक पहुंचा कौन? रेड। तो आपको दुनिया लगेगी कैसे? रेड। अरे आया समझ में? तो कोई भी चीज उसी कलर का दिखता है जिस कलर के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। कलर का कंसेप्ट ही यही है। जब आप ऐसे टॉर्च लेके ऐसे हाथ में जलाते हो तो आपका हाथ लाल लाल दिखता है। क्यों? क्योंकि जब आपने ऐसे जलाया तो आपके जो हाथ थे उसके अंदर में ब्लड था, वो ब्लड रेड था। उसने क्या किया? बाकी सभी कलर्स को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। सिर्फ रेड कलर के लाइट को वो आर पार होने दिया, थोड़ा बहुत पार हुआ तो देखा आपने, अरे ये तो रेड है। सच में वो रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाकी 6 रंग एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। याद रखिएगा, कोई भी चीज आपको उसी रंग का दिखता है जिस रंग के लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई ग्रीन दिख रहा है तो मतलब वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर 2 बातें, व्हाइट और ब्लैक, ये कहां से आया? देखो,
व्हाइट तब आएगा जब सबको रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर आपका शर्ट व्हाइट है, इट मींस वो आपके ऊपर आने वाले जितने भी रंग हैं सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। और अगर आपका शर्ट ब्लैक है, मतलब वो सबको एब्जॉर्ब कर रहा है। यही रीजन है कि गर्मी के महीना में हम ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहते। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर क्या करेगा? सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो गर्मी लगेगी ना। समझ रहे हो ना? और व्हाइट कलर का पहनना हमें पसंद होता है गर्मी के महीना में। क्यों? क्योंकि वो सबको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होगा ना, क्योंकि कम एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ रहे हो बात? तो व्हाइट और ब्लैक में खाली कंसेप्ट है, व्हाइट जो सबको रिफ्लेक्ट कर दे वो व्हाइट, और जो सबको एब्जॉर्ब कर ले वो ब्लैक। यही रीजन है कि जब कहीं पर प्रोग्राम होता है, आपके स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल होता है, तो वहां पर स्टेज पर रंग बिरंगे लाइट्स लगाए जाते हैं। जो परफॉर्मर होता है, चाहे आप परफॉर्म करो या आपका कोई मित्र परफॉर्म कर रहा हो, वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के जाता है। जनरली जो कलाकार होते हैं वो व्हाइट कलर का ड्रेस पहन के जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्हाइट कलर का फायदा क्या होगा कि जब अलग अलग कलर का बल्ब जलेगा, लाइट, जैसे कि कभी रेड जला, कभी ग्रीन जला, कभी ब्लू जला, तो क्या होगा? जब रेड उसके कपड़ा पे टकरा के लौटेगा तो आपको रेड ही लगेगा, जब ब्लू लौटेगा तो आपको ब्लू ही लगेगा, जब ग्रीन लौटेगा तो आपको ग्रीन ही लगेगा। यानी स्टेज का जो कलर होगा उसी कलर का उसका शर्ट या उसका कपड़ा हमें नजर आएगा, क्योंकि उसमें व्हाइट पहना है। अगर वो कोई और पहनता, लेट सपोज वो रेड पहन के चला गया, एक मिनट के लिए सोचिए, वो रेड पहन के चला गया, रेड पहन के गया, वो डांस कर रहा है, जब तक उजली रोशनी है बहुत अच्छा है, लेकिन जो ही स्टेज पर कलर चेंज होना शुरू हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि सर ने एकाएक ब्लू जलाया, तो ब्लू जलाया उसका शर्ट ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि वो तो रेड पहन के गया ना। और उसके रेड का खासियत क्या है? वो सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ब्लू गया, अब ब्लू एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब, जो लाइट गया वो एब्जॉर्ब हो गया, और जब एब्जॉर्ब हो जाए तो क्या? ब्लैक, तो आपको शर्ट ब्लैक लगेगा। फिर सर ने ग्रीन जलाया, फिर ब्लैक, फिर सर ने रेड जलाया, तब ठीक है, रेड जला, इसका रेड लगेगा, क्योंकि इसका रेड है तो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, आपको रेड लगेगा। लेकिन बाकी किसी भी कलर का जब लाइट जलेगा स्टेज पर, तो उसका शर्ट ब्लैक 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 हो जाएगा। इसीलिए जो स्टेज परफॉर्मर्स होते हैं वो जनरली व्हाइट कलर का ड्रेस प्रीफेयर करते हैं, जिससे कि स्टेज पर जिस रंग का रोशनी हो उसी रंग का हमें दिखाई दे। आई होप आपको समझ में आएगा कलर का कंसेप्ट। समझ गए? यही रीजन है। क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि लाल कलर के एक गुलाब को, रेड रोज को अगर आप ग्रीन लाइट में देखोगे तो वो किस कलर का दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, क्योंकि रूम में कौन सी रोशनी है? ग्रीन, और आपका वो गुलाब जो है, वो रोज है, वो किस कलर का है? रेड। रेड क्या करेगा? ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ग्रीन जो ही एब्जॉर्ब हो गया, बात खत्म, क्योंकि आपको लगेगा ब्लैक, क्योंकि अगर जो लाइट आ रहा है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। अरे आया समझ में? तो ये कलर का कंसेप्ट है। आई होप आपको कलर का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट हो, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए या व्हाट्सएप डेस्क में पूछिए, आराम से आंसर दिया जाएगा। तो कलर का ये है। तो देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहां से हम लोग कहां चले गए, यही होता है फिजिक्स में। चलिए यहां आते रिटर्न रिफ्लेक्शन पे। तो भाई रिफ्लेक्शन क्या है? किसी सरफेस से टकरा के लौट जाना रिफ्लेक्शन है। जो लाइट आके टकराया वो इंसिडेंट रे है, और जो टकरा के लौट के गया वो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो बीच में है वो नॉर्मल है। हाँ, एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर जो सन की रोशनी है वो व्हाइट है, लेकिन क्या वो व्हाइट लगती है? नहीं, वो थोड़ा सा येलोइश लगती है। धूप जो है थोड़ा सा पीला लगता है ना, थोड़ा सा पीलापन होता है धूप में। गौर से देखिएगा आप कभी, धूप हल्का सा पीला लगता है। रीजन क्या है? देखो भाई, रीजन ये है कि हमारी जो आंखें हैं ना, वो सबसे अधिक सेंसिटिव येलो कलर के लिए। आवर आईज आर मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलो कलर। हम येलो कलर के लिए सबसे अधिक सेंसिटिव हैं। समझ गए? तो व्हाइट जो सन से आने वाली लाइट है उसमें है सातों रंग, है सातों रंग, लेकिन येलो के लिए हमारी आंखें थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव, तो हमें क्या होता है? येलो ही थोड़ा सा ज्यादा दिखता है। अगर आप इस बात को एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो अंधेरे कमरे में या जहां कम रोशनी हो, एक बहुत से बच्चे अलग अलग कलर के शर्ट पहन के आए हो, जो लड़का येलो पहन के आया होगा वो चमक रहेगा। पीके सिनेमा देखा? पीके सिनेमा देखा होगा आमिर खान का। पीके सिनेमा में पीके क्या किया रहता है? ऐसे येलो हेलमेट पहन के घूमते रहता है। उससे पूछती है हीरोइन कि तुम ये येलो हेलमेट क्यों लगाते हो? तो उसमें वो बोलता है कि ये जो येलो कलर है ना, दूर से फोकस मारता है, इतना सारा भीड़ है तो भगवान को हम कैसे दिखेंगे, इसलिए हम येलो हेलमेट पहने हुए, भगवान ऊपर से देखेंगे, देखो येलो वाला वही पीके है। साइंस समझ रहे हो ना? तो येलो कलर हमें दूर से ही चमकता हुआ दिखता है। यही रीजन है कि जो एम्बुलेंस होता है उसे येलो रंग आ जाता है। एम्बुलेंस येलो कलर का होता है ना, जिससे कि गाड़ियों के भीड़ में ही किसी को पता चल जाए कि वहां एम्बुलेंस। समझ गए? जो भी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, स्कूल बस येलो रंग आ जाता है।
आपका जो स्कूल बस है वो किस कलर का रंगा जाता है? येलो रंगा जाता है, जिससे कि भीड़ में भी पता चल जाए कि वो स्कूल बस है। समझ गए ना? तो येलो कलर के लिए हमारी आंखें सबसे अधिक सेंसिटिव है। समझ गए बात? येलो कलर के लिए हमारी आंखें सबसे अधिक सेंसिटिव हैं। इसलिए अगर आपको 50 कलर का बॉल हम एक बाल्टी में डाल दे और ऐसे आपको बाल्टी में से कहे कि रेड कलर का बॉल निकालो, और रोशनी अगर कम हो सकता है कि आप रेड निकालने में चूक जाओ, लेकिन येलो आप पक्का निकालोगे, क्योंकि येलो दूर से दिखता रहेगा, अच्छा वहां येलो है, क्योंकि येलो के लिए हमारी आंखें ज्यादा सेंसिटिव है। याद रखिएगा, यही रीजन है कि धूप हल्का सा येलोइश लगता है, जबकि सच में धूप किस कलर का है? ब्लू कलर का है। समझ में आया समझ में? हमारी आंखें सबसे अधिक सेंसिटिव किसके लिए? और हमारी आंखों को सबसे अधिक देखना क्या पसंद है? ग्रीन। हमारी आंखों को सबसे अधिक, सबसे सुकून वाला कलर जो होता है वो हमें ग्रीन लगता है। यही रीजन है कि डॉक्टर का पर्दा ग्रीन होता है। डॉक्टर का पर्दा ग्रीन होता है ना, क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर हमारी आंखों को सबसे अधिक सुकून देती है। हरे भरे जंगलों में चले जाइए, कितना अच्छा लगता है हमें, या खेत का हो, हर जगह एकदम हरा हरा हरियाली हो, हमें बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज ग्रीन कलर हमारे माइंड को थोड़ा सा पीस देता है, थोड़ा सा शांति देता है। साइकोलॉजिकल बात है, समझ गए? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक सेंसिटिव किसके लिए? येलो के लिए। अरे आया, यही रीजन है कि जो भी एम्बुलेंस है या कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उसे येलो रंगा जाता है। समझ गए बात? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कलर का कंसेप्ट हमें समझ में आया। हम फिर से आते हैं रिफ्लेक्शन पर। ओके सॉरी, उधर चले गए, फिर आते हैं इधर रिफ्लेक्शन पर। तो रिफ्लेक्शन, यहां भी देखो ना, यहां पर सारे कलर्स लिखे हुए हैं ना, कौन कलर सबसे अधिक आपको दिख रहा होगा? येलो सबसे दूर दूर से फोकस में आ रहा होगा। येलो कलर मोस्ट सेंसिटिव, हमारे यहाँ के उसके लिए मोस्ट सेंसिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या है समझ में आ गया। अब देखो, रिफ्लेक्शन जो होता है, दुनिया में कोई भी फेनोमेनन्स जो होती हैं वो आर्बिट्रेरी नहीं होती है, खुद ब खुद नहीं होती है, उनके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और वो लॉजिक क्या है? उसका लॉ है। तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो रिफ्लेक्शन के भी तो कुछ लॉज होंगे। बिल्कुल है, रिफ्लेक्शन के भी लॉज हैं, और दो लॉज, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है किसी सरफेस से, तो वो दो लॉ को ओबे करता है, एंड दीज टू लॉज आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है वो दो लॉ? पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला स्टेटमेंट एकदम सिंपल सिंपल लाइन है, दो लाइन है, सिंपल सिंपल है, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ सेड दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बउआ कि जो इंसिडेंट रे होगा और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा और जो नॉर्मल होगा, तीनों एक प्लेन में होगा, यानी एक सीध में होगा। एक, यानी कहने का मतलब यह है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने वाला कोई भी लाइन खींचोगे वो नॉर्मल को टच करेगा। अगर एक प्लेन में है ना, कोई भी चीज एक प्लेन में तब कहलाता है जब एक गोली से सबको मारा जा सकता है। अगर हम कह रहे हैं कि ये 5 बालक एक रो में खड़ा है, एक प्लेन में है, एक ही चीज है चेक करने का, एक बंदूक लाओ मार दो, अगर पांचों मर गया, गोली में है एनर्जी, गोली को लग के रुक जाएगा, गोली एकदम पावरफुल है, AK-47 से मारे, पांचों उड़ गया एक गोली में, वो प्लेन में था। समझ रहे हो? सीध में तो प्लेन कहलाता है। समझ गए? तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, व्हिच मींस एनी स्ट्रेट लाइन touching any straight line joining incident ray and reflected ray must touch the normal। किसे टच करेगा? नॉर्मल को टच करेगा। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल, यहां पर मैंने 3 कलर के लिए, दिस ब्लू इज लेट सपोज इंसिडेंट रे, दिस रेड टाइप इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस ग्रीन इज नॉर्मल। ये 3 अगर आपको दिख रहे हैं, ये तीनों एक सीध में होंगे। एक सीध में कहने का मतलब, यहां से देखिए, सॉरी, हाँ, एक सीध में होने का मतलब इसको और इसको मिलाने वाला, यानी इसको और इसको मिलाने वाला जो भी स्ट्रेट लाइन होगा वो किसे टच करेगा? नॉर्मल को। यानी नॉर्मल इन दोनों के ठीक बीच में होगा, ऐसे या ऐसे नहीं होगा। समझ रहे हो? या ना ऐसे होगा ना ऐसे होगा, एकदम ठीक बीच में होगा, एक सीध में होगा तीनों। समझ गए ना? तीनों क्या होंगे? एक सीध में होंगे। समझ गए? एक सीध में होंगे, यानी तीनों एकदम, एक चक्कू लेके काटेंगे ना तीनों कट जाएगा। समझे बात? तो तीनों क्या होगा? एक प्लेन में होगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को मिलाने वाला होगा वो नॉर्मल को टच करेगा हमेशा। याद रख लो, ज्यादा दिक्कत हो तो याद करो, और क्या।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। सिंपल। इसको अगर इलोबोरेट करना हो तो आप कहोगे कि एनी स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट टच द नॉर्मल। दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड द सेकंड लॉ सेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द सेकंड लॉ। ये याद रखने की चीज है। दो लॉज हो गए। आई होप आपको दोनों लॉ इसमें तो कुछ समझ नहीं आया, रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। अरे ये एंगल बराबर होगा, सिंपल। तो चलिए आ गया। There are two laws of reflection. First law said incident ray, reflected ray are normal, all lie in the same plane, and the second law said angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay? आगे बढ़ जाए। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अब इसके बाद है तो रिफ्लेक्शन तो समझ गए, रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब रिफ्लेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो रिफ्लेक्शन होते हैं दो टाइप्स के भैया। कितने टाइप्स के? दो टाइप्स के। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो अब आप ये समझिए कि मैं कह रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो जाते हैं दो टाइप्स के भाई। एक इज, पहला है, फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकंड इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने टाइप्स के रिफ्लेक्शन? टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। First is regular reflection and the second is diffuse reflection. Diffuse reflection और इसे हम irregular reflection भी कहते हैं, और रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। वो सब नाम अलग अलग है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये सारी दो याद रखते। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और क्या होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? देखो भाई, रिफ्लेक्शन रेगुलर होगा या डिफ्यूज होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि किस सरफेस से हो रहा है रिफ्लेक्शन। अगर सरफेस स्मूथ है तो वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा तो वो होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। याद रखिएगा, अगर सरफेस क्या है, अगर स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और अगर सरफेस क्या है, रफ है, तो क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। समझ गए बात? स्मूथ रिफ्लेक्शन से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रफ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये याद रखने की चीज। ये डिपेंड ही करता है सरफेस पर कि सरफेस कैसा है। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्मूथ सरफेस होता क्या है और रेगुलर रफ सरफेस क्या होता है? देखो, स्मूथ सरफेस, बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। स्मूथ और प्लेन को वो एक समझ लेते हैं। मतलब स्मूथ मतलब प्लेन ना, प्लेन और स्मूथ अलग अलग चीज है। प्लेन का मतलब हुआ कि जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, ना ऊंचाई है ना गहराई। याद रखना, प्लेन अगर हम कह रहे हैं ना, अरे ये तो एकदम प्लेन है, प्लेन है मतलब इसमें बस लंबाई चौड़ाई है, ऊंचाई कहीं नहीं, यानी कहीं भी ना ऊपर है ना नीचे है। दिस इज कॉल्ड प्लेन। जैसे मैं ऐसे खींचता हूं, मैं यहां पर एक खींचता हूं, यहां पर देखिए, ये मैंने लाइन खींचा, तो इसमें ये अगर कोई सरफेस है, लेट सपोज ये अगर सरफेस है, लेट सपोज ये एक टेबल है, अगर ऐसे एक टेबल है, वहां भी होगा एक नीचे में ऐसे करके। तो अगर ये टेबल है तो इसका ये देखो, ये सरफेस जो है इसमें लंबाई है चौड़ाई है, कहीं ना ये ऊपर है ना कहीं नीचे। दिस इज कॉल्ड प्लेन। दिस इज कॉल्ड प्लेन। बट प्लेन हो तो जरूरी नहीं कि वो स्मूथ होगा। स्मूथ का मतलब है कि माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे ना तब भी कहीं पर आपको उभर खाबर नहीं दिखेगा। समझ गए? स्मूथ सरफेस आप एक बार और सुने होंगे, जब आप क्लास 9th में आप फोर्स चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रिक्शन में आपको स्मूथ सरफेस बताया गया होगा, और वहां क्या आ गया होगा कि स्मूथ सरफेस का फ्रिक्शन 0 होता है। स्मूथ सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगता है। चलो उसे छोड़ो। स्मूथ मतलब होता है जिसमें बिल्कुल उभर खाबर नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखने पर भी कोई उभर खाबर नहीं दिखेगा। बिल्कुल जो प्लेन है, सॉरी प्लेन है मतलब बिल्कुल जो एकदम पॉलिश्ड है, जिसमें थोड़ा सा भी रफनेस नहीं है, थोड़ा सा भी रफनेस नहीं है, पूरा पूरा चिकना है, थोड़ा सा भी उभर खाबर नहीं है। दिस इज कॉल्ड स्मूथ। और स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर सरफेस में थोड़ा उभर खाबर है, थोड़ा सा ऊंच नीच है, तो दिस इज रफ एंड होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब आप कहोगे सर इसके लिए क्या हम माइक्रोस्कोप लेके आए चेक करने के लिए? आप तो खड़े हो, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। देखने में अगर लग भी रहा है तभी वो स्मूथ नहीं है। कुछ नहीं लाना है भाई, सिंपल सी बात है। जिस सरफेस के सामने में पता करना है तुम अपना मुंह लेके चले जाओ उसके सामने,
तुम्हारा मुंह दिख गया उसके अंदर, वो स्मूथ है। और अगर नहीं दिखा वो रफ है, क्योंकि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज पे ही बात करने वाले हैं। ये लेक्चर तो बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने ही वाले हैं किस पर, ऑब्जेक्ट और इमेज पर बात, तो उसमें हम समझेंगे। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन तो होगा ही, ये तो फिक्स है, रिफ्लेक्शन होगा ही। कोई सरफेस अगर आपको दिख रहा है मतलब वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। आपको ये वाल अगर दिख रहा है इट मींस इस वाल से रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो दिखता कैसे? अरे वो नॉन ल्यूमिनियस है और दिख रहा है, मतलब है कि वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारी आंखों में आ रही है, तो हो तो रही है, लेकिन उसमें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है मतलब वो रिफ्लेक्शन कैसा है? डिफ्यूज है भाई। रेगुलर रिफ्लेक्शन से चेहरा दिखता है। तो अगर किसी सरफेस पर आपको, किसी सरफेस के सामने तुम अपना मुंह लेके गया गधा वाला, और तेरा गधा वाला मुंह सरफेस में दिख गया, तो यानी कि वो स्मूथ सरफेस है, रिफ्लेक्शन रेगुलर है। और अगर नहीं दिखा यानी कि वो रफ सरफेस है और डिफ्यूज है। आपसे क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि जब आप प्लेन मिरर के सामने अपना चेहरा लेके जाते हो, सुंदर सा मुखड़ा, वो चांद सा मुखड़ा उस प्लेन में उस मिरर में दिखता है, लेकिन आपके कॉपी के पन्ना में नहीं दिखता है, सिनेमा सब में दिखता है। सिनेमा सब में हीरो का चिट्ठी आता है, हीरोइन पढ़ती है, उसमें मुंह दिखते रहता है, हीरो पढ़ता है, हीरो का नहीं हीरो हीरोइन में नहीं, उसमें उसकी माँ पढ़ते रहती दिखेगा, हीरो की माँ, हीरो बॉर्डर पे लड़ रहा है, ये फौजी है, उसका चिट्ठी आया, उसकी माँ पढ़ रही है, उसका फोटो दिख रहा है। ये सब भाई कहानी का उन्हीं में होता है, समझ गया? ऐसा कुछ नहीं होता है। वो नहीं, वो पंकज उदास गाना है, कागज में चेहरा दिखता था, वो सब हटा, वो सब कुछ नहीं है भाई। चेहरा तभी दिखेगा जब रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेगुलर। याद रखना, रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही चेहरा दिख सकता है। समझ गए ना बात? तो जिस सरफेस में आपको आपका चेहरा दिख गया मतलब वो सरफेस स्मूथ है और वहां से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर है, और जहां चेहरा नहीं दिखा वो सरफेस रफ है और वहां से होने वाला रिफ्लेक्शन डिफ्यूज है। आया समझ में? तो स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज क्यों बनता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से इमेज क्यों नहीं बनता है? तो इसका आंसर ये है बुआ कि देखो, जो स्मूथ सरफेस होता है ना, उससे जो लाइट रे टकरा के लौटती है तो उसका एक पैटर्न होता है। जैसे अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं तो यहां पर मान लो कि ये सारी लाइट रेज आ रही है, ये सारी लाइट रेज ऐसे आ रही है, तो ये सारी लाइट रेज आप देखोगे कि एकदम पैटर्न बना के जाएंगी, एकदम ऐसे आएंगी, एक पैटर्न में आएंगी तो एक पैटर्न में जाएंगी। समझ रहे हो ना बात? एक पैटर्न में आई तो एक पैटर्न में गई, दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर आप रफ सरफेस से देखोगे, अगर मान लो कि ये रफ सरफेस है और यहां पर लाइट रे आ रही हैं, दीज आर द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, तो आप देखोगे कि ये लाइट रेज जब इससे टकराएंगी ना, जब ये इससे टकराएंगी तो ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में मुड़ जाएंगे, यानी इनका कोई पैटर्न नहीं होगा। लाइट रे आई लेकिन छितरा गई चारों तरफ। तो देखो रिफ्लेक्टेड, कल हम लोग जब इमेज पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि रिफ्लेक्टेड रेज के कटने से ही इमेज बनता है। रिफ्लेक्टेड रेज के जहां कटती है ना वही इमेज बनता है। तो एक बात बताओ, यहां पर सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक पैटर्न में आ रही है तो एकदम पैटर्न में जा रही है तो वहां ठीक है, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो जाएगा कि वो इधर उधर छितरा जाएगा, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर उधर, मत पूछो कहां कहां किधर किधर है संतोषी मां। समझ गए ना बात? यानी किधरों से किधरों लाइट छितरा गया, तो किधरों से किधरों छितरा गया तो इमेज नहीं बनेगा। और इस रेगुलर में क्या हुआ, एकदम एकदम फिक्स्ड पैटर्न में गया तो वहां पर आपको क्या होगा, दिख जाएगा क्या, इमेज। समझ गए बात? कल हम लोग इस पे और बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट इमेज पढ़ रहे होंगे तो हम इस पे और एक बार आएंगे कि इमेज क्यों नहीं बनता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से, हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन आप यही समझिए अभी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही इमेज बनता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस से। तो जहां आपको चेहरा दिखा वहां रेगुलर रिफ्लेक्शन हुआ और वो सरफेस स्मूथ है। कहां कहां चेहरा दिखता है? नया नया खरीदा हुआ बर्तन में आपको चेहरा दिख जाता है। क्यों? क्योंकि स्मूथ होता है। लेकिन उसी को तुम 4 दिन मजना लेके मांजते हो तो वो रफ हो जाता है भाई, उसके बाद चेहरा दिखना बंद हो जाता है। मास्टर साहब पीटी वाला बोलते हैं जूता चमका के आना, जूता में चेहरा दिखना चाहिए। मीन्स मास्टर साहब कह रहे हैं कि इतना बढ़िया से पॉलिश करना कि उसको स्मूथ कर देना कि चेहरा दिख जाए। वो कहने का मतलब वही होता है, भले ही पीटी वाले मास्टर साहब ने फिजिक्स नहीं पढ़ा, यही बात होती है। कहता है ना, अरे इतना बढ़िया पेंट था उसका घर का, चेहरा दिख रहा था दीवार में, मतलब कि एकदम पेंट पूरा स्मूथ था। सब फिजिक्स यूज करता है, सब फिजिक्स यूज करता है, भले उसको पता नहीं हो।
समझ गए ना। चेहरा दिखने की बात ही करने का मतलब है कि पूरा स्मूथ, पूरा पॉलिश, समझ गए। नहीं कहता बाहर उसके घर में जो सोफा पे कलर किया हुआ था, इतना बढ़िया से सोफा पे कलर किया हुआ था कि सोफा में चेहरा दिख जाता है, पूरा स्मूथ था, समझ गए ना। तो यानी चेहरा दिखने का मतलब ये क्या, स्मूथ, समझ गए बात। तो ये बातें अब आपके दिमाग में आ रहा है सर यहाँ पर पैटर्न में क्यों जाता है और यहाँ ऐसा क्यों हो जाता है। देखो इसका रीजन है नॉर्मल। एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है लेकिन फिर भी थोड़ा सा लंबा और करते। देखो यहां पर चूंकि सरफेस स्मूथ है तो सारे नॉर्मल्स एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो सबका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। तो सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है तो सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, होगा कि नहीं होगा। सबका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो और एंगल ऑफ, यानी कि अगर मान लो हम 60 डिग्री का एंगल बना के किसी चीज से टकराए और 60 का बना के लौट गए, तुम भी 60 का बनाया और 60 का टकरा के लौट गया, सब 60 का बना के लौट रहा है, तो हम सभी एक पैटर्न में रह जाएंगे ना। जैसे जब एक फौजी मार्च कर रहा होता है, फौजी का मार्च जानते हो ना, फौजी आर्मी लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट चलते चलते देखा ही जाता है, और राइट टर्न, जो कमांडर होता है राइट टर्न, या आपके स्कूल में पीटी होता है, पीटी वाले सर आवाज देते हैं राइट टर्न, तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, टू द राइट 90 डिग्री का टर्न लेते हैं ना, तो फिर सब पैटर्न में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मुड़ना क्या था, सेम था, तो सब साथ में ही रह गए। अब सोचो सर बोले राइट टर्न, तुम्हारा दोस्त 30 डिग्री, तुम 45 डिग्री, कोनो दोस्त 75 डिग्री, कोनो 120 डिग्री, पता चला मारे साहब सबका निकाल के देना शुरू के तरातर, समझ गए ना। तो ये पैटर्न कब मेंटेन रहेगा, जब बराबर बराबर होगा। तो यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहा और लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम ही रह जाएगा, तो सब साथ साथ ही रह गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, अब देखो सरफेस रफ है तो किसी का नॉर्मल सीधा हुआ, किसी का नॉर्मल टेढ़ा हुआ, किसी का नॉर्मल इधर गया, किसी का नॉर्मल उधर गया, नॉर्मल में ही गड़बड़ी हो गई। तो सब लाइट जो आया वो आया तो सब ठीक ही था, आया साथ में, लेकिन सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो गया, क्योंकि नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग हो गया, और वो तीतर बीतर हो गया। तो अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑबे नहीं होता है, हम आंसर देंगे बिल्कुल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज वैलिड। तो फिर वो तितर बितर क्यों होता है, आर्बिट्रेरी क्यों हो जाता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस में क्यों जाता है, क्योंकि सारी लाइट रेज जो एक साथ आ रही थी, नॉर्मल चूंकि सरफेस रफ था तो नॉर्मल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और नॉर्मल टेढ़ा मेढ़ा होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अलग अलग आ गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू अलग अलग आने की वजह से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग आ गया और लाइट रेज छितरा गई। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर इस दोनों पॉइंट्स को समझने में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया, खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो आई होप आज आपने बहुत सी बातें समझी, सबसे अधिक टाइम तो हमें कलर कंसेप्ट समझाने में लग गया, फिर भी चलो ठीक है, समझ में आए होंगे। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। चलो ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में, और मिरर के टाइप्स के बारे में। मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, क्लास वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।